बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के पे। बेसिक सेल साइकिल क्या है? ये एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है एक सेल ग्रो करता है और देन फिर उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है और देन फिर वो डिवाइड करके न्यू सेल्स में डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाता है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये हर सेल जब तक वो एक लिविंग पार्ट या लिविंग टिश्यू का हिस्सा है तब तक वो डिवाइड करता रहता है और इसी सेम साइक्लिक फॉर्म में वो चलता रहेगा, यानी ग्रोथ से डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन से सेल डिवीजन। ये तो इसका एक जनरल कह लें कि हमारे पास एक ओवरव्यू हो गया। अब इसको हम स्पेसिफिकली अगर बात करना चाहें तो सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया हुआ है दो मेजर स्टेजेस पर। एक हमारे पास इंटरफेस है और दूसरी हमारे पास माइटोसिस है। सबसे पहले इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। इंटरफेस इज़ ऑल्सो नॉन टू बी द, किसी दौर में माना जाता था रेस्टिंग फेज, बट दैट वन इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रिपरेटरी फेज। किसी दौर में समझा जाता था कि शायद ये हमारे पास जो है एक रेस्टिंग फेज़ है और इसमें किसी किस्म की सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, बट दैट वन इज़ अ प्रिपरेटरी फेज़ और इसमें सबसे ज़्यादा जो है सेल टाइम भी गुजारता है और मेटाबॉलिज्म के लिहाज से काफ़ी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी हाई होती है। अब इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस में हमारे पास फर्दर 3 सब फेजेस हैं। G1 जिसे हम गैप 1 फेज़ कहेंगे, द सेकेंड वन इज़ द S फेज़, सिंथेसिस फेज़, और G2 इज़ द गैप 2 फेज़। अब G1 फेज़ या गैप 1 फेज़ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, तो वो 4 बेसिक चेंजेस हैं जो कि देखने को नज़र आती हैं। एक हमारे पास क्या है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म। बड़े तेज़ी से जो है अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी सेल को अब तैयार किया जा रहा है। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि दैट ग्रो इन साइज़। अब सेल ने साइज़ में बड़ा होना है क्योंकि उसने डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में तब्दील होना है, तो सेल का साइज़ का बड़ा होना ज़रूरी है। फिर कई किस्म के इधर जो है एंजाइम्स सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली ये वो एंजाइम्स इनमें शामिल होंगे जिन्होंने डीएनए को रेप्लिकेट करना है और डीएनए की रेप्लिकेशन में जो बेस पेयर्स रिक्वायर्ड हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इस G1 फेज़ में। अब G1 फेज़ से सेल जो है वो दाखिल होगा S फेज़ में, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ज़हन में रखें कि कुछ सेल्स समटाइम्स G1 फेज़ से S फेज़ पर नहीं जा पाते। उसके पीछे रीज़न क्या होती है कि वो या तो एक फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज़ या नो ग्रोथ फेज़, ठीक है। तो कुछ सेल्स जो हैं वो कभी भी इस फेज़ में नहीं जाते, कुछ इसमें टेम्परेरली चले जाते हैं और कुछ जो है हमारे पास परमानेंटली इसी फेज़ के अंदर रहते हैं, वो कभी भी G0 फेज़ से बाहर नहीं आते। यानी G1 फेज़ से या तो नेक्स्ट S फेज़ आएगा या कभी वो हो सकता है टेम्परेरी तौर पे रुक जाए अमल और वो G0 फेज़ पे टेम्परेरी तौर पे चला जाए, या परमानेंटली आपको क्या है वो G0 फेज़ में ही मिलेगा, यानी वो कभी भी सेल डिवाइड नहीं करेगा। अब ये कौन कौन से सेल्स हैं, इनकी क्या आपके पास एग्जांपल्स हो सकती हैं? तो आप जनरली जो सेल कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाएगा उसमें आप स्किन को एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, और टेम्परेरीली में आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स के टिश्यूज़ और सेल्स कंसिडर किए जा सकते हैं, और अगर परमानेंटली की बात की जाए तो उसमें हमारे पास न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं जो कि हमारे पैदा होने के साथ जितने बनते हैं वो फिर पूरी ज़िंदगी उतनी ही नंबर में रहते हैं टिल, यानी उसका सेल डिवाइड तो नहीं करता, डिटीरियरेशन के नतीजे में वो सेल का नंबर कम हो सकता है बट वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये हमारे पास G0 फेज़ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन हम मूव करते हैं G1 फेज़ पर दोबारा। अब G1 फेज़ ने वो तमाम हालात जो चाहिए S फेज़ को वो कंप्लीट उसको करके सारे के सारे केमिकल रिएक्शन या साइज़ का बढ़ना या जिसमें एंजाइम्स का रिक्वायर्ड होना, डीएनए बेस पेयर्स का एक्यूमुलेट होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी। अब ये तैयार है S फेज़ में दाखिल होने के लिए सेल। अब जब ये सेल S फेज़ में दाखिल होता है तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अब क्या हो रहा है कि वो सिंपली जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है। S फेज़ का काम इतना ही था। अब S फेज़ जो है वो G2 फेज़ पर, और एक और बात ध्यान में रखेंगे कि तमाम फेजेस एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अगर एक सेल G1 फेज़ से नहीं गुजरा तो वो कभी भी डायरेक्ट जंप S फेज़ पे नहीं कर सकता,
और अगर वो एस फेज से नहीं गुजर रहा G1 के बाद तो वो कभी भी G2 फेज में नहीं जाएगा। तो यानी इन तमाम फेजेस के लिए हालात जो पैदा किए जाते हैं वो पहले वाले फेज उनके लिए करेंगे। अब G2 फेज में आके हालात थोड़े से जो है वो और कह लें कि डिवीजन की तरफ उसको लेकर जाएंगे, जिसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहली बात कि इसके अंदर कई किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, RNA होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसाइज होंगे, और सेकेंडली स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो रही है फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, यानी इधर हमने क्रोमोसोम की मूवमेंट भी आगे जाके करवानी है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो G2 फेज़ में मुकम्मल होंगी। अब सेल जो है वो तैयार है एक माइटोटिक डिवीजन के लिए। माइटोटिक डिवीजन क्या है, इसके जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, हमारे पास सेल्स जो हैं वो मोस्टली दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स हैं, एक हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स हैं। हैप्लॉइड वो हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, और डिप्लॉइड वो है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपके पास पेड़ की शक्ल में होगा। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो भी टाइप ऑफ सेल होगा, दोनों में माइटोसिस हो सकती है। और माइटोसिस की सबसे बड़ी अहमियत या खसूसियत क्या है कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है दैट रिमेन्स सेम इन द डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल में उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, और जो सेल है वो डिवाइड होगा दो सेल्स यानी 2 डॉटर सेल्स में। अब माइटोसिस जो है वो भी एक फर्दर सब स्टेजेस का एक मजमूआ है, और माइटोसिस में हमारे पास जो इसकी सब फेज की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक कैरियोकाइनेसिस हम पढ़ेंगे और एक लास्ट पे आएगी साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले सेल जो है वो कैरियोकाइनेसिस से गुजरेगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रही है कि सेल के अंदर डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा। अब न्यूक्लियस की डिवीजन के लिए क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और कौन सी सब स्टेजेस से गुजरेगा, तो पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की, और प्रोफेज के दौरान ही माइटोसिस में जब दाखिल हुआ एक सेल, उसके अंदर कई किस्म की चेंजेस जो हैं वो रूनुमा होंगी। अब वो कौन कौन सी चेंजेस हैं? सबसे पहली बात, एक सेल है, हमने देखा कि G2 फेज में माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसाइज होना शुरू हो गई थी, यानी जो सेंट्रियोल्स वाला पार्ट होता है, सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनल है। और ये एक और बात हमने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम जो सेल को एज ए मॉडल सेल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एनिमल सेल है, ना कि प्लांट सेल है। एंड पे मैं कुछ आपको फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि एक फ़र्क तो मैं जनरली पहले बता दूं कि जो आपके पास एनिमल सेल है उसके पास सेंट्रियोल्स हैं, प्लांट सेल में मोस्टली प्लांट सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता। तो हम यहाँ पे सेंट्रियोल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ। अब एनिमल सेल जो है हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहली बात, सेंट्रियोल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल पीछे सिंथेसाइज हो रही थी वो डिवाइड हो चुकी हैं और वो 2 में तब्दील हो गए, लेकिन वो 2 सेंट्रियोल्स अलग नहीं हुए, वो इकट्ठे कलेक्टिव मौजूद हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम्स। और ये दोनों सेंट्रोसोम्स जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर मौजूद होंगे, एक नॉर्थ पे है फॉर एग्जांपल और एक साउथ पर है। अब कौन कौन सी चेंजेस से सेल गुजर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी, इन सेंट्रोसोम में से स्पिंडल फाइबर्स का निकलना। बेसिकली अगेन दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए। फिर इसके अंदर आपको ट्रेसेस ऑफ RNA भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स एक तो निकल रहे हैं, सेकेंडली ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डिसअपियर हो जाएगा, और इसमें मौजूद जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जो थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद वो एक क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो पेयर की शक्ल में होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपली एस फेज में DNA रेप्लिकेट हुआ था। अब हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम जो है वो सिंपली उसका सेंट्रल रीजन जहाँ से ये दोनों बाजू जुड़े हुए हैं दैट इज सेंट्रोमियर। फिर ये जो बाजू है उसके सिंगुलर के लिए हम वर्ड क्रोमाटिड का वर्ड यूज़ करते हैं। और आपके पास क्या है कि एक सेंट्रोमियर से थोड़ा सा ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसे हम नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, ये मौजूद होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहली बात कि एक न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो चुका है, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, सेंट्रोसोम में से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ये जो धागे हैं कुछ आप देख रहे होंगे कि ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, और कुछ जो है वो किसी भी क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर की तरफ रेडिएट आउट कर रहे हैं। अब ये 3 किस्म के हमारे पास काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला वो स्पिंडल फाइबर जो कि किसी भी क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट नहीं है, दैट इज नॉन टू बी द नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। फिर एक ऐसा आपके पास स्पिंडल फाइबर जो कि इसकी काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉन टू बी द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और तीसरा वो जो कि बाहर की तरफ रेडिएट आउट कर रहा है, यह आपके पास एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर कहलाएगा।
अब ये तीनों मिलकर जो है हमारे पास एक अपरेटस बनाते हैं जिसे हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल साइकिल के अंदर, और जब हम प्रोफेज को पढ़ रहे होते हैं तो माइटोटिक अपरेटस का आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिसमें नॉन काइनेटोकोर, काइनेटोकोर और एस्ट्रल का स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होंगे। अब प्रोफेज से सेल दाखिल होगा, मेटाफेज में जितनी भी कंडेंसेशन होनी है, क्रोमोसोम का कंडेंस होना है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्म होना है, वो सब का सब काम, न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियर होना, वो प्रोफेज में हो गया। अब प्रोफेज से दाखिल हो रहा है वो मेटाफेज में। अब मेटाफेज में सेल में क्या चेंजेस आ रही हैं? कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिंपली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस तरह खींचेंगे क्रोमोसोम को कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन होंगे एट द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल क्या होता है कि सिंपली जैसा हम कहते हैं कि अर्थ एक राउंड है, उस राउंड अर्थ को हमने डिवाइड किया होता है 3 पार्ट्स में, जनरली बात कर रहा हूँ। एक आपके पास नॉर्थ पोल है फॉर एग्जांपल, एक साउथ है, और दरमियान से अगर हम उसे बाइसेक्ट करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं इक्वेटर का। तो इसी तरह हमारे पास जो सेल का दरमियान वाला हिस्सा होगा वो हमारे पास इक्वेटोरियल रीजन कहलाएगा, जहाँ पे इन तमाम क्रोमोसोम्स को अलाइन किया जा रहा है। बट ये क्योंकि मेटाफेज के दौरान हो रहा है और ये एक प्लेट की शक्ल में नजर आ रहे होते हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। और इस मेटाफेज प्लेट को अभी ज़हन में रखना है क्योंकि जब हम साइटोकाइनेसिस पे बात करेंगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में मैं बात करूँगा कि मेटाफेज प्लेट ने क्या काम किया था। तो मेटाफेज प्लेट होगा और सिंपली इक्वेटोरियल रीजन में ये अरेंज हो गए। अब इससे जो आगे मूवमेंट हो रही है सेल की, वो मूवमेंट क्या है? उसके अंदर सेल जो है वो सिंपली उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स अटैच थे विद द स्पिंडल फाइबर्स, वो आपके पास क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ उसको खींचना शुरू कर देंगे। अब जब वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खींचेंगे, यानी एक राइट साइड पे जोर लगा रहा है, एक लेफ्ट साइड पे, तो दरमियान से जो ये क्रोमोसोम जुड़े हुए थे ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, हाफ एक साइड पे चले जाएंगे और आधे एक साइड पर आ जाएंगे। तो अब आपके पास क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम डबलिंग हुई थी, 20 अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन के 46 है तो ये 92 डिवाइड होकर 46 इधर चले जाएंगे और 46 इधर आ जाएंगे। अब मेरे पास क्या है कि क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं, एक हिस्सा क्रोमोसोम का एक साइड पे चला गया और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड पर आ गया। ये जो हमारे पास फेज है दैट इज नॉन टू बी द एनाफेज। अब इसके जो ऑपोजिट नेक्स्ट जो फेज है, यानी जो ऑपोजिट कहलाता है प्रोफेज के, दैट इज अ टीलोफेज, यानी उसमें न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियर होना, सेंट्रोसोम का अरेंज होना, स्पिंडल फाइबर्स का बनना, फिर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना। यहाँ पे ऐसी कोई साइंस नहीं, इसे उल्ट चल रहा है। पहली बार स्पिंडल फाइबर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, सेंट्रोसोम्स अपने वापस अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे। अब जो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ था वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, यानी क्रोमेटिन मटेरियल में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से हमारे पास अपीयर हो जाएगा। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आके हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस का अमल था माइटोसिस का, वो कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस में मैंने आपको कहा था मेटाफेज प्लेट आपने ज़हन में रखनी है। अब मेटाफेज प्लेट में क्या हो रही है कि साइटोकाइनेसिस जो है दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सेल ने डिवाइड होना है, 2 डॉटर सेल्स में तब्दील होना है। तो उसमें सबसे पहले ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन या पिंच होना शुरू होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और ये उसी रीजन से हो रही है जहाँ पे पहले आपके पास क्या थी, मेटाफेज प्लेट बनी थी, और ये फिर देन आपस में आके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जुड़ती है और ये ब्रेक हो जाते हैं और हमारे पास 2 नए डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डॉटर सेल्स आ गए। तो इस तरह जो है ये एक आपके पास एक कंप्लीट जो है सेट ऑफ या साइकिल जो है वो सेल साइकिल का कंप्लीट हो पाता है। अगेन यहाँ से ये क्योंकि माइटोसिस से इंटरफेस में दाखिल हो रहा है तो ऐसा सेल जो है वो पोस्ट माइटोटिक सेल कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत जगह इस्तेमाल होता है सेल साइकिल में। और जहाँ पे ये इंटरफेस से माइटोसिस में दाखिल हो रहा होता है इसे हम प्री माइटोटिक सेल का नाम देंगे। अब जो एक बात इंपॉर्टेंट रह गई वो है फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट क्या होती है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्लांट सेल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सारा जो हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल ये एनिमल सेल से रिलेटेड है, लेकिन कुछ प्लांट सेल में भी चीज़ें जानना ज़रूरी है। जहाँ पे आपके पास बननी चाहिए मेटाफेज प्लेट, वहाँ पे अब क्योंकि जो प्लांट सेल है उसका एनिमल सेल से सबसे बेसिक जो फ़र्क है वो सेल वॉल की मौजूदगी है। अब क्योंकि सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है और वो उसको पिंच करना या उसको अलग करना, डिवाइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जहाँ पे जब ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाती है
और अब इसने सेल ने डिवाइड होना होता है, तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस जो हैं बॉडीज, वो वेजिकल्स की शक्ल में आपके पास क्या है, अरेंज होते हैं एट दैट पॉइंट जहाँ पे आपके पास किसी दौर में सेल प्लेट बनी थी। वो जब अरेंज होते हैं तो वो एक दीवार बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट का। ये फ्रेगमोप्लास्ट और सेल प्लेट जब बनती है तो ये आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, और देन फिर ये डिवाइड हो जाता है आपके पास दो सेल्स में। सेल जो है वो इस तरह हमारे पास डिवाइड हो जाता है। तो ये बेसिक जो है वो तरीक़ेकार अपनाता है प्लांट अपनी साइटोकाइनेसिस में, और सिंपली वो डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाता है। तो ये सारी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन, एक ओवरव्यू था अबाउट द सेल साइकिल, जिसमें हमने ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह ये हो रही है, और फर्दर हमने उसको डिवाइड किया है इंटरफेज और माइटोसिस में, और सारी डिटेल जो है हमने डिस्कशन की कि किस तरह सेल साइकिल इंटरफेज से चलता है, देन माइटोसिस, और फिर माइटोसिस से दोबारा इंटरफेज के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारा का हमारे पास आज जो सेल साइकिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।